हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर नंबर दो चल रहा है, संसाधन के रूप में लोग। कल हमने देखा था कि हम मानव को रिसोर्सेज कैसे बनाते हैं, एजुकेशन और हेल्थ और उसके ट्रेनिंग में आपके इन्वेस्टमेंट कर कर हम कैसे किसी को आपका मानव पूंजी बना सकते हैं, और मानव पूंजी खुद व्यक्ति के लिए, देश के लिए और आपका समाज के लिए कैसे योगदान करती है। इस विषय में हम लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ चुके थे, बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे और आपका देख रहे थे। एक एक करके इन सारे मुद्दों पर हम लोगों ने बात कर ली थी और इन सारी चीजों को हमने देख लिया था। क्लियर है? इतना हमने देखा और पढ़ा और समझा। चलिए, यहाँ तक किसी को डाउट, कोई तो क्वेरी हो, और साथ में हम शकल की कहानी को भी हम आपका पढ़े थे कि शकल और विलास की कहानी क्या थी। फिर हमने देखा कुछ चीजें, कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो आपके प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आते हैं, कौन टर्सरी के, कौन आपका जो है तृतीयक के। हमने क्रियाकलापों को मुख्य 3 भागों में बांटा था और मैंने आपसे कहा था इस पॉइंट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना। क्लियर है? और मैंने आपको बताया था और आप सब बच्चों ने नोट भी किया था ये वाला पॉइंट। क्लियर है? ठीक, ध्यान रहेगा। इतना हम लोग इसमें देख चुके थे, इतने की हम लोग बात भी कर चुके थे कि क्या कुछ है इसमें और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इतना हमने देख लिया। चलिए, किसी कुछ पूछना है, कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी का यहाँ तक, प्राथमिक एक्टिविटी को लेकर, क्रियाकलाप को लेकर, मानव पूंजी को लेकर, ह्यूमन एसेट को लेकर, कैसे बनती है, हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग को लेकर, कोई भी किसी क्वेरी, कोई भी डाउट हो किसी बच्चे का, आप मुझसे पूछ सकते। चलिए, देख लिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिलास की मां गीता मछली बेचकर आय मछली बेचकर आय कमाती थी। महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। उनके पुरुष सहयोगी की तरह ही आय और शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित किया जाता है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों को बेहतर उपाय से सही कराती है। शिक्षा कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुष की अपेक्षा महिलाओं को कम आपका श्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिला वहां काम करती हैं जहां नौकरी में सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। अनियमित रोजगार और निम्न आय क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश और शिशु की देखभाल और सामाजिक असुरक्षा जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुष और के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्रों में शैक्षणिक और चिकित्सा सबसे अधिक आकर्षक करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरी के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा का उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन और उसके साथ पढ़ रही सहपाठी से पूछे वह क्या क्या बनाना चाहती है, तो अब आपको समझ आएगा कि आखिर में होता क्या है, किस प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि है, कैसे आय का सर्जन होता है, कौशल से किस तरीके शिक्षा से हाई स्किल लो स्किल बनती है, कैसे सुरक्षा है, नौकरी है, ये सारी चीज की इसमें जानकारी दिखाई देगी और आपको मिलेगी अगर आप इसको देखें। क्लियर है? हो गया? आगे बढ़े। जनसंख्या की गुणवत्ता। अब हमारे पास जनसंख्या तो बहुत है, उसकी गुणवत्ता की बात करें। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्ति स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है।
साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी, अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। देखा गया है कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत है। आगत का मतलब होता है इनपुट, और उसके लिए नए 36 यानी कि सीधे रास्ते खोले और नई आकांक्षाएं दी, जीवन में मूल्य विकसित कर दिए, न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास के लिए भी योगदान दिया। राष्ट्रीय आय, संस्कृति, समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासनिक कार्यों की क्षमता बढ़ाती है और प्राथमिक शिक्षा व्यय पहुंचती है और धारणा और गुणवत्ता प्रदान किया जा रहा है। इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया जाता है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय है, जैसे प्रगति निरंतर विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं की गई हैं। शिक्षा पर जोर, परियोजना व्यय पंचवर्षीय योजना 151 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 220 से 21 करोड़ रुपए किए। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में शिक्षा पर व्यय, ठीक, और 1964 से बढ़ाकर 2019-20 में प्रतिशत इतना अनुमान है। और कांग्रेस और राज्य सरकार के दस्तावेज राष्ट्रीय बाजारों में अनुमानित को यह घटाकर प्रतिशत 2.7 हो गया है। कितना हो गया है? 2.7। इसे साक्षरता दर 1951 में 18% से बढ़ाकर 2017 में 85% हो गई। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों को ठीक प्रकार से लाभ कमाने के लिए अनिवार्य भी है। जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर 14.4% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा में नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर 14.2% अधिक है। वर्ष 2011 में केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 96.2% रही, जबकि बिहार में 70.9% रही। वर्ष 2015-16 के प्राथमिक स्कूल प्रणाली में भारत में 8.41 लाख से भी अधिक गांव में फैली। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार में शिक्षा के निम्न स्तर पढ़ाई के बीच में छोड़ने का उच्च स्तर कमजोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग बच्चों की स्कूली शिक्षा में 2010 में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने और सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान, जिसको रमसा एक डिपार्टमेंट बना था और बच्चों को पढ़ाई योजना के लिए बहुत बड़ा योगदान और कदम था जो आपका बच्चों को दिया गया आपका सराहनीय रूप से। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रगति के रूप में आया, कि कहां पर शिक्षा की हमने बात करी, शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई, शिक्षा का मूल्यांकन कहां से निकला, ठीक, कैसे कैसे निकल कर आई, जीडीपी में कितना योगदान रहा, कितना एजुकेशन पर हमने खर्च किया, ये सारी चीजें इसमें दिख रही हैं। देख लिया? तो यहाँ देखिए कैसी स्थिति थी, कितना बड़ा घटा, कितने 6 से 14 वर्ष के बच्चों ने स्कूल ड्रॉपिंग की, कितने बच्चे गए 2000 में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रदान किया गया। इन सब चीजों को आप देखिए और आपको समझ आएगा किस प्रकार क्या चीजें हो रही हैं, कैसे कैसे हैं। आप देखिए, तक पढ़ लिया। राज्य और स्थानीय सरकार और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कैसा था, जो स्थानीय गवर्नमेंट थी और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्र सरकार ने एक समयबद्ध पहल
और इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा का नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ किए। और सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक आपका स्लोगन था, स्कूल चले हम। आपने टीवी में देखा होगा या फिर हम लोगों ने देखा है, स्कूल चले हम। ठीक है, तो ऐसे ही स्कूल लोटो शिविर और कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए, बच्चों को धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाने के लिए दोपहर का भोजन योजना, जिसको हम माध्यांतर या मिड डे मील कहते हैं, कार्यान्वित किया गया। नीतियों से भरा शिक्षित लोगों की संख्या में आपका वृद्धि हो सकी। कैसी हो सकी? इससे आपका शिक्षा के में जो लोग हैं उनमें वृद्धि हुई। तो हाँ, सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य, सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर जैसे कार्यक्रमों ने भारत को बढ़ावा देने के लिए बहुत मदद की, बहुत प्रयास। हो गया, आगे बढ़े। 12वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा में 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग, कितना? 18 से 23 वर्ष का आयु वर्ग के नामांकन में 26.3% की वृद्धि वर्ष 2018 में रही। यह वृद्धि औसतन 26% मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंची की वृद्धि, गुणवत्ता और राज्य के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन का स्वीकार करना, व्यवसायीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग जाल बिछाने में केंद्रित है। प्रयास दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक अनौपचारिक दूरस्थ संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा देने के लिए शैक्षणिक संस्थाएं आरंभ पर केंद्रित थी। कहती थी, उन पर केंद्रित थी। पिछले 60 वर्षों में विशेष क्षेत्र में शिक्षा, उच्च शिक्षा देने वाले प्रशिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि दर्ज हुई। 1951 और 2018-19 के बीच कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन तथा अध्ययनरत भर्ती में सारणी को भी हमने इसमें जोड़कर देखा। कैसी है वो सारणी? हमने इनको जोड़कर देख लिया। क्लियर है? ये कुछ वर्ष हैं। यहाँ पर महाविद्यालयों की संख्या है, यहाँ पर विश्वविद्यालयों की, यहाँ पर विद्यार्थियों की, यहाँ पर शिक्षक एवं यूनिवर्सिटी और कॉलेज की। नजर दौड़ाइए, 1950 और 51 में हमारे पास महाविद्यालय थे 750 और विश्वविद्यालय थे 30 और विद्यार्थी थे 263 और यूनिवर्सिटी और कॉलेज थे 2400, इतना कुछ था हमारे पास। और आप अब 2018-19 है, तो 25-26 का डाटा जब आएगा तो आप महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, विद्यार्थियों 3,73,99,300 कुछ, तो कितना? 3,73,000 कितने विद्यार्थी? 3,73,99,388 ये संख्या है। देख लिया? देख लिया? तो आपको पता लगा कितने विश्वविद्यालय, कितने कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी हैं अब तक और कितना सुधार हुआ है। तो आप इसके माध्यम से देख सकते हैं कि भाई कितना कुछ हुआ है। ठीक, और यहाँ पर आपको दिया है महिला और पुरुष भारत की जनगणना में महारजिस्टर है और जनगणना आयुक्त द्वारा गृह मंत्रालय का द्वारा दिया आपका डाटा है। आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति हैं, ये पुरुष हैं, ये व्यक्ति, ये पुरुष और ये महिला, और उसी में लिटरेसी का रेट को भी दिखाया है। 1991 में कहाँ थी, 61 में कहाँ पहुंची, 71 में कहाँ गई, 81 में कहाँ गई, 91 में, 2001, 2011 और 2017 पूरा डाटा हमको आरेख दिया है।
और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2086 के तहत अब तो चेंज हो चुकी है, ये कस्तूरी रंजन की समिति में बनी थी नई शिक्षा नीति। देख लिया, आगे बढ़े, पूरा क्रियाकलाप आपने पढ़ लिया। चलिए, तो फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर को हम इतना ही कंटिन्यू करेंगे। कल जो है हम लोग इसके हेल्थ पर चर्चा करेंगे। तो हमने जो एजुकेशन का बेसिक पॉइंट था वो हमने देख दिया। क्लियर है, कितनी एजुकेशन बढ़ी, कितना उसमें रेट बढ़ा, कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी और हमारा जीडीपी का खर्च कितना बढ़ा। आज की तारीख में हम एजुकेशन और हेल्थ पर अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं, और उसका मेन मुद्दा क्या है कि यही हमारा मुद्दा है कि हम लोग क्या कर सकें, हम मानव को मानव पूंजी बना सकें और हेल्थ और एजुकेशन पर और उनके ट्रेनिंग पर आपके इन्वेस्टमेंट करें, जो बहुत लेट शायद शुरू किया गया है। अभी 10-15 सालों से चीजें चली हैं। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।